हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10 में हम बात कर रहे थे, तो अभी काफी सारे टॉपिक्स पर हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे हमारे एक नए टॉपिक पर। टोटल पूरी यूनिट को मैंने 17 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में बात कर चुके हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग चूंकि महिलाओं के अच्छे के लिए बनाया गया था, ठीक है, महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था? 31 जनवरी 1992 को केंद्र सरकार ने बनाया। अच्छा, अब देखिए, केंद्र सरकार ने बनाया है मतलब इसका है संविधान में तो नहीं है। तो संविधान में नहीं है तो इसका प्रकृति कैसी होगी? साविधिक होगी, संवैधानिक नहीं होगी। संवैधानिक होने का मतलब है कि वो हमारे संविधान में कहीं लिखा हुआ है। चूंकि ये साविधिक है मतलब एक अधिनियम के तहत बनाया गया है। आधार इसका राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 याद रखेंगे। कब बनाया गया? 31 जनवरी 1992 को केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अकॉर्डिंग। नोडल मंत्रालय मतलब किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष इसकी रेखा शर्मा है, तो याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके अध्यक्ष, तो जयंती पटनायक जो है वो पहली रही हैं। अब देखिए, इसको पूरा याद नहीं करना है बट एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि कई बार पूछता है कि इनमें से कौन अध्यक्ष नहीं रहा है। तो अगर आपने दो चार बार इनको पढ़ रखा होगा ना, तो आपको एकदम क्लिक करेगा कि यार ये नाम में से ये वाला नहीं पढ़ रखा है, इसका मतलब ये नहीं रहे, ठीक है। ऐसा तो उसके लिए मैंने ये यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। जयंती पटनायक पहले है, याद रखना। बी मोहन गिरी, विभा पार्थ सारथी, पूर्णिमा आडवाणी, गिरिजा व्यास अगेन नहीं, ममता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम, रेखा शर्मा। आयोग का गठन व संरचना हम धारा 3 में देखते हैं। तो इसमें केंद्र सरकार आयोग का गठन करता है, पहली बात। इसकी संरचना में अगर हम देखें तो केंद्र सरकार ही एक अध्यक्ष नियुक्त करेगा, 5 सदस्य नियुक्त करेगा केंद्र सरकार ही, जिसमें से एक सदस्य एससी होगा और एक सदस्य एसटी होगा। योग्यता अगर हम देखें तो अध्यक्ष में महिलाओं के हितों को समर्पित होनी चाहिए, वो महिला काम करेगी। सदस्य में ऐसी सदस्य बनाएंगे हम जिन्होंने लॉ या वुमेन एम्पावरमेंट का कोई आंदोलन चलाया हो, महिला संगठन से जुड़ी रही हो, वुमेन डेवलपमेंट के लिए कुछ काम किया हो, ऐसा कुछ किया हो, उनको हम सदस्य बनाते हैं। इसमें एक सचिव भी होता है। देखिए, इस टाइप के आयोगों में ना एक सचिव देते हैं। सचिव क्यों देते हैं? ताकि क्रियान्वयन वही करेगा, मेन इंप्लीमेंटेशन सेक्रेटरी ही करता है। अब जो सचिव होगा ना, वो सामाजिक आंदोलन विशेषज्ञ होगा, उसने काफी सारे सोशल मूवमेंट चला रखे होंगे। उसके बाद हो सकता है कि आईएएस हो सकता है किसी अदर सिविल सर्विसेज का मतलब सर्वेंट रहा हो, मतलब उन्होंने काम किया हो। उसके बाद आयोग की पदावधि धारा 4 में दी गई है, सेवा शर्तें कि 3 साल के लिए बनेगा। जो भी बनेगा त्यागपत्र केंद्र सरकार को देगा, और वेतन भी केंद्र सरकार ही डिसाइड करती है कितना देना है। हटाने के लिए केंद्र सरकार बहुत सारे चीजों में हटा सकता है। अगर वो बंदा दिवालिया हो गया हो, महिला दिवालिया हो गई हो, यदि उसे ऐसे अपराध के लिए दोषी पा लिया गया हो जिसके लिए उसको सजा दे दी गई हो, कदाचार साबित हो गया हो, कुछ गलत काम किया उन्होंने, नैतिक रूप से अनैतिक काम किया हो, एक सक्षम अदालत ने उसको किसी चीज में दोषी ठहरा दिया हो या अस्वस्थ घोषित कर दिया हो, यदि वह अपने कार्य करने से मना करता है या कर नहीं पा रहा है, यदि वह आयोग की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है। अब ये चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाएगी आपसे, ठीक है ना, कि किस आयोग में ऐसा होता है कि लगातार 3 बैठक में नहीं आया तो हम उनको हटा देंगे। तो आप याद रखना, राष्ट्रीय महिला आयोग में। यदि वह अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करता है और केंद्र सरकार की दृष्टि में उसका पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के लिए अच्छा नहीं है, मतलब उसने कुछ गलत काम किया है। अब चूंकि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया हमने उसको, और वो कुछ गलत काम कर रही है, तो फिर हमें उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी गलत इमेज जा रही है सरकार की। उसके बाद अगर हम आयोग के काम देखें तो धारा 10 में बताया गया है कि महिलाओं संबंधी संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की जांच करना, शिकायतों का निवारण करना, महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सिफारिश करना, सरकार को महिलाओं के जो जेल होते हैं उनको निरीक्षण करना, टाइम टाइम पर केंद्र और राज्य सरकारों को रिपोर्ट सौंपना, और महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास की योजना में प्रक्रिया में भाग लेना कि भैया हम कैसे इनका उत्थान कर सकते हैं। महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में अपनी सलाह देना सरकार को कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। संघ और राज्य में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इनके एक इंडेक्स बनाए जाते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट पे कौन सी सरकार ज्यादा अच्छा काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट या कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा अच्छा काम कर रही है। अन्य कोई मामला जिसे केंद्र सरकार इनको देती है देखने के लिए, महिला आयोग को कोई भी मामला दे दिया जाता है कि भैया महिला आयोग को ये मामला दे दिया जाए, एक महिला पीड़ित महिला का केस है, तो उसको वो देखते हैं। फिर अगर हम महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें तो धारा 11 में केंद्र सरकार के बारे में बात है इस महिला आयोग के, और धारा 13 में महिला आयोग प्रतिवर्ष अपनी एक रिपोर्ट बनाती है और केंद्र सरकार को देती है, ठीक है। उसके बाद धारा 14 में केंद्र सरकार रिपोर्ट संसद के समक्ष रखती है, और धारा 17 में केंद्र सरकार आयोग के संचालन के लिए नियम बना सकती है।
ठीक है। अगर हम मध्य प्रदेश महिला आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1998 को हुई थी राज्य सरकार ने। और किस अधिनियम के तहत? तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत इसको बनाया था। क्योंकि प्रकृति सांविधिक रहेगी, क्योंकि यहाँ पर संविधान की कोई बात नहीं है। संरचना वही सेम है, एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा, 5 सदस्य होंगे और पांचों के पांचों सदस्य जो होंगे वो अशासकीय होंगे, मतलब शासन से उनका कोई भी लेना देना नहीं होगा। इनकी पदावधि भी 3 साल की होगी। त्याग पत्र राज्य सरकार को दे सकते हैं। राज्य सरकार इनको हटा सकती है। अगर राष्ट्रीय महिला आयोग बोलती है कि भैया इनको हटा दो, गड़बड़ी है, ऐसा कुछ तो नहीं, राज्य सरकार उसको हटा देगी अगर कुछ भी उसको लगता है कि यार कुछ गलत हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आयोग को सिविल अदालत की जो सिविल कोर्ट है उसकी बिल्कुल पावर मिली हुई है। अध्यक्ष को मंत्री और अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अशासकीय सदस्यों का चुनाव सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं ना, जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अच्छा काम किया है, उनकी एजुकेशन में अच्छा काम किया है, उनको मेडिकल चीजों में अच्छा काम किया है वुमेन के लिए, तो उनको हम ले लेते हैं। उसके अलावा वर्तमान अध्यक्ष शोभा ओझा और कृष्णकांता तोमर, उपमा राय, लता बानखेड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद महिला आयोग के अगर हम कार्य के बारे में बात करें तो महिला आयोग के कार्य वैसे मैंने आपको बता दिए हैं कि जहां पर भी महिलाएं संरक्षित होती हैं, जैसे महिला जेल है या कोई वृद्धाश्रम है या फिर कहीं पर भी, तो वहां पर ये निरीक्षण करते हैं, जाते हैं, वहां देखते हैं। कहीं पर भी अगर महिलाओं के खिलाफ कुछ हो रहा है तो वहां पर ये एक्शन लेते हैं। आयोग निम्नलिखित समस्या उनमें से किसी भी कृत्य का पालन करेगा। महिलाओं के लिए संविधान और जो भी रूल्स बनाए गए उनको कैसे भी करके पालन करवाएगा लोगों में। ठीक है। राज्य सरकार को वार्षिक रूप से एक रिपोर्ट देनी होती है कि भैया हम टाइम टाइम पर ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और क्या क्या नीतियां की जा सकती है वो सब बताते हैं। संविधान तथा अन्य विधियों में महिलाओं के संबंध में किए गए उपबंधों के उल्लंघन पर एक जैसे मान लीजिए अगर कोई भी काम है, संविधान में कुछ महिलाओं के लिए अधिकार दिया गया है या किसी भी टाइप का कोई अधिकार उनको मिला हुआ, अगर मान लीजिए उसका उल्लंघन हो रहा है तो फिर वहां पर महिला आयोग एक्शन लेता है। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना तैयार करता, मैंने आपको बता दिया, इसके लिए सलाह देता है सरकार को। ऐसे मुकदमों का ध्यान देना जिनमें ऐसे मुद्दे रहते हैं जो महिलाओं के बड़े समूह पर प्रभाव डालते हैं। कोई भी अगर ऐसा मुद्दा है कि जिससे महिलाएं डर सकती हैं या उनके कोई बाधा आ सकती है तो उस मामले को बहुत ध्यान से देखता है ये आयोग। महिला सहायता प्रणाली मजबूत करना, जैसे टोल फ्री नंबर है वुमेन का, ठीक है, तो उसको भी जारी करना। प्रताड़ित महिलाओं को हर स्तर पर उचित संरक्षण दिलाना, उनकी मदद करना, ठीक है, संवेदनशील होना उनके लिए और उनको उनकी गरिमा का ध्यान रखना। किशोर व बालिकाओं को पारिवारिक स्वास्थ्य विषयक जानकारी शासन स्तर पर दिशा निर्देश तैयार करवाकर स्कूल कॉलेजों में सामुदायिक केंद्र के थ्रू उनको प्रोवाइड करना, उनसे उनकी शारीरिक स्थिति से रिलेटेड जो भी उनको नॉलेज देना वो भी दी जाती है। प्रदेश के अलग अलग विभागों में स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से जो कन्या छात्रावास है उनकी निगरानी करना, वहां पर कुछ गलत तो नहीं हो रहा उस पर देखना, उनकी स्थिति हम कैसे सुधार सकते हैं वो भी देखना। शिक्षा और स्वावलंबन कार्यक्रम में उनको प्रोत्साहित करना। ठीक है। उसके बाद महिलाओं के मानव अधिकार, महिला नीति, जो भी मतलब हर जगह मैक्सिमम जगह जो महिलाओं की भागीदारी है, जो वुमेन पार्टिसिपेशन है, उसको बढ़ावा देना। कहीं पर भी महिलाओं से भेदभाव तो नहीं हो रहा, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा तो नहीं हो रही, वो सब देखना। उसके लिए कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं, वर्कशॉप्स रखते हैं बहुत बड़ी बड़ी। कार्यस्थल पर प्रताड़ना तो नहीं हो रही उनके साथ, यौन प्रताड़ना है, किसी भी टाइप की यौन प्रताड़ना, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश जो है उनका पालन करवाना। आयोग को प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। और अगर जरूरत पड़ती है तो जहां घटना हुई है वहां पर पहुंचकर तुरंत एक कमेटी बना देते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर काम करते हैं। समय समय पर प्रदेश के जिलों में आयोग द्वारा प्रमाण अध्ययन या यात्रा सुनिश्चित करना, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में जाना है कुछ कुछ टाइम के बाद, ताकि वहां पर देखते रहें। महिला थाने का निरीक्षण करना, बाल गृह जो है वहां पर जाना, अस्पतालों का निरीक्षण करना, जहां पर भी जैसे सपोज अगर सरकारी अस्पताल है वहां पर डिलीवरी होती है, ठीक है, तो वहां पर महिलाओं का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, ऐसा ये सब देखना। विशेष गृहों या बालिका गृहों में, वही मैंने बताया कि जहां पर अनाथ आश्रम है या वृद्धाश्रम है तो वहां पर भी जाना, वहां पर देखना। महत्वपूर्ण विषय पर प्रदेश को या स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना कि भैया महिला आयोग की भागीदारी ये है, महिला आयोग ये कर सकती है, महिलाओं को ऐसा करना चाहिए, ये सब। और जरूरत पड़ने पर समय समय पर महिला नीति में परिवर्तन करना, उस पर सुझाव देना। प्रदेश में सभी जिलों में महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक महिला जागरूकता शिविर का आयोजन करना और महिला प्रकरणों के तुरंत निराकरण के लिए जन सुनवाई करना भी महिला आयोग का एक काम है।
ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी चीजें बताई। अगर हम बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की शाखाएं, तो कौन कौन सी शाखाएं आपसे पूछा जाता है? वैधानिक शाखा, लोक संबंध शाखा, उत्तर भारत शाखा, अनिवासी भारतीय शाखा, शिकायत एवं जांच शाखा। आई अगेन रिपीट, राष्ट्रीय महिला आयोग की शाखाएं तो वैधानिक शाखा, लोक संबंध शाखा, उत्तर भारत शाखा, अनिवासी भारतीय शाखा और शिकायत एवं जांच शाखा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। ये नोट्स बहुत ही शानदार तरीके से बनाए गए हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं, मेरे नंबर पर भी कॉल करके परचेज कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको सारे प्राइजेस मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही कम प्राइजेस में आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब